दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम जानेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेविंग आवर प्लैनेट, लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, एडवांसिंग ग्रोथ, दीज आर वन एंड द सेम फाइट। वी मस्ट connect the dot between climate change, water scarcity, energy shortage, global health, food security, and women empowerment. Solution to one problem must be solution to all. Must be solution for all. अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की, it's not about just saving the environment. We have to understand कि वहाँ पर हमारा मकसद पॉवर्टी रिडक्शन भी रहेगा, साथ के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो ये चीज़ें जब इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए आप इन तीन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इन तीन चीज़ों को भी टैकल कर रहे हैं, तो उस समय इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथ के साथ अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, तो इससे बहुत सी चीज़ें औरों के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी भी इम्पेक्ट होगी, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया में तो टोटली डिपेंडेंट है आपका मॉनसून के ऊपर। अगर वो मॉनसून के ऊपर है इंडिया में डिपेंडेंट, तो प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतनी आती है कि भैया मॉनसून चेंज होगा अगर क्लाइमेट चेंज होगा, और मॉनसून चेंज होगा तो इससे एग्रीकल्चर के आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की इकॉनमी इससे जुड़ी हुई है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आप सोल्यूशन देखते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसमें आपको समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी सोल्यूशन निकल जाए उससे। साथ के साथ एनर्जी शॉर्टेज, क्योंकि देखिए कोल को आप रिप्लेस करोगे तो उससे एनर्जी शॉर्टेज आएगा, तो एनर्जी शॉर्टेज की भी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज में जब आप एनर्जी को चेंज करते हैं, तो यहां पर आपको समझना होगा कि देखिए कोल जब हम जलाते हैं तो इससे बहुत सा पर्टिकुलर मैटर जनरेट होता है, बट एक्चुअल में अगर आप एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे इसे, तो यहां पर हेल्थ के लिए भी सोल्यूशन निकल जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है जो आप जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट इज फूड सिक्योरिटी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो आपको ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड लाने पड़ेंगे, तो वो भी होना चाहिए। और साथ के साथ वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज देखिए पानी जितनी दूर होगा या फ्यूल जितनी दूर होगा, ईंधन वगैरह, तो वुमेन्स को उतना ही टाइम इनके कलेक्शन में बिताना पड़ेगा, और इसकी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, और इसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इन जनरल अगर आप मुझसे पूछें तो क्लाइमेट चेंज का एक सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जहां पर आप इन सभी प्रॉब्लम को एक साथ एड्रेस कर सके। दैट्स इट, यही है एक्चुअल में एनवायरमेंटल पॉलिसी। तो नाउ लेट अस कम टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखिए एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है कि जब आपकी, जैसे यहां पर आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा, तो जब आपकी एनवायरमेंट की क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो गई है, डिप्लीट हो गई है, इसमें चाहे आपका एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से इकोसिस्टम या हैबिटेट के ऊपर जब असर पड़ता है, तो इन जनरल इसे कहा जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Means it has an impact on entire ecosystem or even some part of the ecosystem, whether it is a biotic component or abiotic, depending upon that उसे हम क्या कह देंगे, environmental degradation. For instance, deforestation itself is a environmental degradation, but in this part we are only facing problem with respect to biotic component. तो try to understand कि environmental degradation में जरूरी नहीं है कि abiotic component के ऊपर ही impact आए, it can be biotic component as well. साथ के साथ यहां पर आप एक चीज और समझिए कि जब कोई चेंज या कोई डिस्टर्बेंस की वजह से आप एनवायरनमेंट के ओरिजिनल एसेंस को खो देते हैं और अनडिजायरेबल मटेरियल्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसी को कहा जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे इस एरिया को देखिए, यहां पर ये पेड़ कटे हुए कचरा पड़ा है, तो दैट इज कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल एसेंस है इस एनवायरमेंट की वो खत्म हो चुकी है, और इसी को, इस इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज। देखिए कॉजेज सिंपल है, सबसे पहले चलते हैं सोशल कॉजेज पे। आपको पता होगा कि सोसाइटी में एक चीज बहुत प्रेवलेंट है आज की डेट में, दैट इज मटेरियलिज्म। जो ये मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है आज की डेट में, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है इससे कि जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है कि आज मेरे पास आईफोन होना चाहिए, आज मेरे पास मैकबुक होना चाहिए, गाड़ी में मेरे पास पॉर्श हो, BMW हो, ये सब क्या है, ये दिस इज मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। वी आर नॉट लविंग द नेचर, वी आर जस्ट लविंग द मटेरियल वेल्थ, एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि ओवर कंजम्पशन देखने को मिल रहा है आपको। ओवर कंजम्पशन आगे इकोनॉमी में भी बताऊंगा मैं आपको, जो कि मेजर रीजन है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दिस entire balance between the ecosystem and human is disturbed. तो materialistic society is one of the problem. Then rise in raising population, मतलब आपकी जो population है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, we were hardly 1 billion के अराउंड, ठीक है जी। आज की डेट में हम 7 से 8 बिलियन हो चुके हैं, और प्रॉब्लम यह है कि इतनी पॉपुलेशन के लिए आप अगर बेयर मिनिमम नीड को भी पूरा करते हैं तो भी एनवायरनमेंट का एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल है, बिकॉज बेयर मिनिमम नीड में भी ये पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा है, तो इस वजह से जो ओवरऑल एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलेगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा नेचर का। तो दीज आर द टू सोशल एंगल्स।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक में सबसे पहले कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये कैपिटलिज्म जो है दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटलिज्म का फोकस ये रहता है कि भैया वी वांट मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे आपको पता होगा कि यति वगैरह वाला एरिया में आप ये कह सकते हैं कि लाइक कुछ अफ्रीका के पार्ट में कुछ डेवलप नेशन ने क्या किया था, जैसे सॉरी ये इंडिया बना दिया मैंने, दिस इज योर अफ्रीका। तो अफ्रीका वाले पार्ट में कुछ डेवलप नेशन ने क्या किया था कि अपने यहाँ का कचरा इस देश में कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना चाहते थे, लाइक डंप करना चाहते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यूरोप के जो देश जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फ्रांस भी इसमें आ जाता है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, और क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉ आपके यहाँ पर स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर आपको कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता, तो इससे आपकी कॉस्ट जो थी डंपिंग की इस वेस्ट को, दैट हैज इंक्रीज्ड। अब उससे सस्ता पड़ रहा था कि आप शिप जहाज लीजिए और कहीं पर किसी और कंट्री में जाके डंप कर दीजिए, इससे थोड़ा बहुत पैसा देके। अब यहाँ पर डिक्टेटर्स वगैरह थे तो इजीली वो चीज कर सकते थे। तो यहाँ आप समझिए कि कैपिटलिस्ट बेसिकली दे डू नॉट केयर अबाउट द नेचर, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, दैट इज प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। देन मटेरियलिस्टिक सोसाइटी से एक पॉइंट निकल के आता है, दैट इज कंज्यूमरिज्म। आप इस चीज को समझिए कि हमारे में जो आदत डेवलप की जा रही है, जैसे आपको अभी थोड़े दिनों में आपके सामने लाइक नए आईफोन आ जाएंगे, मैकबुक आ जाएगा, तो लोग जो जिनके पास पैसा है, वेल्थ है, दे व्हाट दे डू, कहीं ना कहीं चीजों को कंज्यूम करने का नेचर उनका इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज दे वांट एवरीथिंग बेस्ट। आज की डेट में जो लेटेस्ट है वो कंज्यूम करना चाहते हैं। तो दिस मटेरियलिज्म और प्लस कंज्यूमरिज्म, इन दोनों की वजह से रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। देन कम्स द डिबेट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें ज्यादातर टाइम आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीत जाती है, बिकॉज हमें एक दलील दे देते हैं कि भैया हमारे 140 करोड़ लोग हैं, इनको पॉवर्टी से बाहर निकालना है, इनके लिए रोजगार बनाना है। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमी ऑलवेज डोमिनेट व्हेन वी टॉक अबाउट कि एनवायरमेंट को कंजर्व करें या इकोनॉमी को बचाएं। तो दैट इज द पार्ट। अच्छा, एक चीज है, मैंने नोट्स में शायद ना इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है यहाँ पे, आप याद रखना कि इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी को आप कैपिटलिज्म से रिप्लेस कर लेना। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में आप दो एंड स्पेस से डिवाइड कीजिए। वन इज योर इंटरनेशनल, क्यों इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल रीजंस की वजह से, एंड अदर इज नेशनल। अब इंटरनेशनल क्यों? देखिए इंटरनेशनल में आप एक चीज समझिए कि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड अमंग वेरियस कंट्रीज, जैसे चाहे डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिल रहा, जिसकी वजह से एक्चुअल में आप ये देखिए कि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, दैट डील्स विद द लाइक मटेरियल्स वगैरह जो हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए। इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, बट मैं आपको एग्जांपल क्या देना चाहता हूं, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, यूएसए इसका पार्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं यूएसए के बिना ये कन्वेंशन अधूरा है, क्योंकि वन ऑफ द मेजर पोल्यूटर यूएसए है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जैसे ये तो यूएसए वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज का पार्टिसिपेशन ना होना, बट दूसरी चीज है डेवलपिंग कंट्रीज में भी आपस में टसल है। जैसे चाइना है, चाइना और इंडिया आपस में, चाहे इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले चाइना के साथ मिलकर कोई चीज को आगे बढ़ाने की, बट चाइना ऐसा नेशन है जो अपने ही प्रॉफिट को देखता है, दूसरी चाहे वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री को उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है उसके ऊपर उसका कोई फोकस नहीं। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन आपस में जो नेशंस का कम देखने को मिल रहा है, दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इसका भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। देखिए आप कई बार देखते हैं कि कुछ चीजों के ऊपर, जैसे कोल यूज वगैरह के ऊपर कंट्रीज कुछ बैन लगा रही है, ठीक है जी, अब फंडिंग वगैरह भी कम हो रही है। मान लीजिए इंडिया कम कर ले, बट यूएसए की अगर हम बात करें और चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल है हमारे बिना भी, लाइक यूएसए जितना कोल कंज्यूम करता है उससे कम हम कंज्यूम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये दोनों भी तो कहीं ना कहीं मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज के। अब इंडिया चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, बट कोऑर्डिनेशन इनके साथ भी तो जरूरी है ना, कि ये कोऑर्डिनेट करें कि ये अपने देश में कोल का कंजम्पशन कम करेंगे, देन ओनली वी कैन फाइट विद द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो प्रॉब्लम ये है। अब कोऑर्डिनेशन में एक और चीज भी हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा कि लाइक क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको कभी कोई आर्टिकल पढ़ाओ तो हमेशा ना डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि $100 बिलियन कुछ देने की बात हुई थी हर साल इन डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, वो आज तक नहीं दिए गए। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन, दैट इज आल्सो लैकिंग। मतलब पॉलिटिकल तो है ही है, फाइनेंशियल भी है, एंड देन वी टॉक अबाउट टेक्निकल, यस दैट इज देयर, टेक्नोलॉजी वो देने को तैयार ही नहीं डेवलप्ड कंट्रीज, तो वो भी। तो तीन एंगल पे आप इस कोऑर्डिनेशन को देखेंगे। वन विल बी योर पॉलिटिकल फ्रंट, पॉलिसी फ्रंट पे देख लीजिए, देन कम्स द फाइनेंशियल फ्रंट, देन कम्स द टेक्निकल फ्रंट। अब इन तीनों फ्रंट पे अगर एक साथ मिलकर काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब पॉलिटिकल में दूसरा पॉइंट आ जाता है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम कैसे? देखिए डेवलप कंट्रीज कहती हैं कि भैया ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, दे आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि भैया आज की डेट में ये कोल का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी चीज डेवलपिंग कंट्रीज ये कहती है कि भैया हम कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं, हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की है 1980 के बाद से। आप अगर चेक करेंगे कार्बन एमिशन तो उससे पहले भी तो बहुत सा हो रखा था, तो यू आर द हिस्टोरिकल पोल्यूटर। तो इसमें गलती आपकी है, हमारी नहीं, हमारे भी डेवलपमेंट नीड्स हैं, तो आप उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट ना करें। तो इस तरह का ब्लेम गेम चलता रहता है और आपस में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता। तो इंटरनेशनल फ्रंट पे तो ये चल रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट कि नेशनल फ्रंट पे क्या है, तो नेशनल फ्रंट पे एक चीज बताता हूं मैं आपको, वी हैव अ लॉट ऑफ लेजिस्लेशन, बहुत लेजिस्लेशन है, अपने को उस चीज की प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज प्रॉब्लम इज विद एग्जीक्यूटिव। आप पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए सीपीसी मतलब आपके एयर पोल्यूशन एक्ट और वाटर पोल्यूशन एक्ट में प्रोविजंस है, बट येट नेवर इट इज डन। व्हाई इज इट सो? बिकॉज जो आपकी सीपीसीबीज है, एसपीसीबीज है, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दे आर नॉट विलिंग टू टेक एक्शन। One of the reason is corruption. It can be influence of some political party. So that is the reason. That's why we cannot manage things in India. आपको ये समझना होगा कि नेशनल लेवल पे वी हैव अ लॉट ऑफ लेजिस्लेशन, बहुत लॉ है हमारे पास, बट प्रॉब्लम क्या है एग्जीक्यूटिव की, कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, और जिसकी वजह से एक्चुअल में इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल पॉइंट। अब ज्योग्राफिकल पॉइंट की बात करें ना, तो लोकेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर।
लोकेशन कैसे, जोग्राफिकल लोकेशन कैसे, अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए गांव साइड में, जैसे मैं अपने खुद के गांव जाता हूं महेंद्रगढ़, तो वी डू नॉट फाइंड समथिंग लाइक इतनी ज्यादा पोल्यूटेड एयर नहीं है। But when we go to cities like Delhi, Mumbai, why there is so much pollution? Because of urbanization, unplanned urbanization. We do not have transportation facility up to mark. We do not have like roads कि जहाँ पर ट्रैफिक जाम कम हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बॉटलनेक है आपके पास। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अर्बनाइजेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज अर्बनाइजेशन जो अनप्लान इंडिया में देखने को मिल रही है, अर्बनाइजेशन नहीं अनप्लान अर्बनाइजेशन। बिकॉज दुनिया में ऐसे भी शहर हैं जैसे यूएसए, वंस आई विजिटेड माय कजन वो देव, विस्कॉन्सिन में रहता है वो, तो वहाँ पर जब मैं गया तो लाइक ऐसा हुआ कि वहाँ की एयर क्वालिटी जो हमारे गांव में देखने को मिलती है वहाँ पर शहरों में भी देखने को मिल जाती है। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उन्होंने अच्छे से वर्क किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क किया, देयर इज प्रॉपर कनेक्टिविटी टू द लास्ट माइल इन द सेंस कि भैया ठीक है, सबसे पहले मेट्रो ब्रॉड एरियाज में आपको पहुंचा देगी, इंपॉर्टेंट एरियाज, और वहाँ से छोटे छोटे एरियाज में लाइक किसी ब्लॉक वगैरह में जाना है। जैसे आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ओल्ड अयोध्या नगर आप कभी गए हो तो आपको वहां पर पहुंचने के लिए मेट्रो चाहिए। मेट्रो के बाद छोटी छोटी गली कूचों में जाने के लिए यू हैव दिस इलेक्ट्रिक जो बैटरी से ऑपरेटेड ये रिक्शा वगैरह जो है, टुक टुक वगैरह जो भी बोलते हो आप, तो दीज आर द थिंग्स लाइक जो आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको उसको भी इंश्योर करना होगा। एंड यू हैव टू मेक श्योर पीपल डू नॉट फ्रीक्वेंटली चेंजेस देयर लाइक जो ट्रांसपोर्टेशन इन दैट। बिकॉज अगर जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मैं मोती नगर रह रहा हूं अभी, ठीक है जी, मोती नगर से इफ आई हैव टू गो ओल्ड अयोध्या नगर, तो इसके लिए मेरे को 3 बार ट्रांसपोर्टेशन बदलना पड़ता है। लाइक मेरी सोसाइटी से पहले मेट्रो स्टेशन, देन मेट्रो आई विल लाइक मूव टुवर्ड्स द स्टेशंस, देन वहां पर मैं करोल बाग उतरूंगा, करोल बाग उतर के देन अगेन आई हैव टू टेक पिकअप ऑटो और समथिंग, जिससे मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं, ओनली इसके क्लासरूम तक। तो एक्चुअल में ये 3 बारी अगर मेरे को चेंज करना पड़ रहा है ना व्हीकल, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि बहुत सा टाइम लगता है, तो जिनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है दे विल नॉट मूव टू द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो वी हैव टू इंश्योर कि अर्बनाइजेशन कर रहे हैं जो उसमें इफेक्टिव रहे हमारा ट्रांसपोर्टेशन। देन कम्स द नेचुरल क्लेमिटी। अब इस पे अपना जोर नहीं चलता, जैसे कहते हैं ना इश्क पे जोर नहीं चलता जालिम, तो इनके ऊपर भी नेचुरल क्लेमिटी के ऊपर भी अपना जोर नहीं चलता, बिकॉज फ्लडिंग कब होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, कुछ नहीं पता। फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, इट कैन बी अ लैंडस्लाइड। तो जो भी आपकी नेचुरल क्लेमिटी आप देखते हैं, इसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। इवन योर फॉरेस्ट फायर और एनीथिंग लाइक दैट, नेचुरल हो, मैन मेड हो, एनीथिंग, नेचुरल क्लेमिटी या क्लेमिटी ही वर्ड लिख दीजिए, क्लेमिटी की वजह से आप क्या देखते हैं, ओवरऑल एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन। अब कॉजेज तो हमें समझ में आ गए कि भैया ये कॉजेज हैं। नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? कॉन्सिक्वेंसेज को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, लाइक फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। नॉट जस्ट हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से देयर विल बी राइज इन पेस्ट अटैक एज वेल एज डिजीज। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी हम पूरे हाइजीन का फॉलो नहीं करते हैं, तभी तो जैसे बीमारियां देखने को मिलती हैं दुनिया में। अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड क्यों आया? बेसिकली इसी वजह से तो आया। When we talk about सुपर बग, अब सुपर बग अगर हम बात करें तो लाइक आपकी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम सुपर बग कहते हैं, बिकॉज जो हमारे पास ड्रग्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू दैट, वो उससे मरेंगे नहीं। तो इस तरह के बग की पॉसिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जब आपका एनवायरमेंट खराब होने लगता है। देन कम्स योर एनवायरमेंटल पॉइंट। एनवायरमेंटल पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज इन द सेंस कि देखिए जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो इससे कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन कम होगी तो इससे क्लाइमेट चेंज तो देखने को मिलेगा। देन साथ के साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, जैसे आप अभी रिसेंट टाइम में डुगोंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, चाइना में जो आपकी एक मैमल था जो खत्म हो गया, तो दैट इज देयर कि वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लॉसेस देखने को मिलते हैं जब आपका एनवायरमेंटल डिग्रेड करने लगता है। इफ यू कम अबाउट की जोग्राफिकल पार्ट, तो आपको याद रखना है कि यू कैन सी दिस एटमॉस्फेयर में वेदर पैटर्न में चेंज है, हाइड्रोस्फेयर में वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। इफ यू टॉक अबाउट लिथोस्फेयर, तो इंपैक्ट पड़ रहा है आपके न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर, और साथ ही साथ डेजर्टिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको और ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है। इन सबके बारे में धीरे धीरे करके हम बात भी करेंगे थोड़ी इश्यूज पे, जैसे डेजर्टिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट कुछ एक पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, थोड़ी स्पेस का भी इशू था और लाइक नोट्स में भी नहीं होंगे, ये नोट्स में नहीं है तो इनको आप लिख लीजिए। इफ वी टॉक अबाउट सोशल फ्रंट, देखिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो आपको ज्योग्राफी में एक चीज फिनोमेना देखने को मिलता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट में, दैट इज माइग्रेशन। अब अगर किसी एरिया में यू सी फ्रीक्वेंट आपके लाइक क्लेमिटी वगैरह आ रहा है, नेचुरल क्लेमिटी वगैरह, एंड कुछ वाटर स्ट्रेस है या कोई भी क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंज वगैरह आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, देन पीपल विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द सेफर प्लेस। नाउ इफ पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग, देन देयर विल बी सोशल डिस्क्रिमिनेशन अमंग दोस्त जो पहले से वहां पर रह रहे हैं एंड दोस्त जो वहां पर नए आके रहे हैं। अब ऐसे ही आपको एग्जांपल देना चाहूंगा रोहिंग्यास का, लाइक पीपल दे आर बेसिकली फ्रॉम म्यांमार, अब बांग्लादेश में रह रहे हैं, कुछ इंडिया में रह रहे हैं, तो उन्हें सेकंड ग्रेडेड सिटीजनशिप तो कहा जाएगा। एक्चुअल में उन्हें सेम अमाउंट ऑफ लॉ, जैसे प्रोटेक्शन जो लॉ की मिल रखी है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, वो नहीं मिल पाएगी। आने वाले समय में अगर उन्हें सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की, देन दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट राइट नाउ अगर हम बात करें, दे विल नॉट गेट दी प्रॉपर जो हम ये कहते हैं कि लॉज और फ्रीडम्स और जो भी आपकी जो प्रिविलेजेस वगैरह कॉमन सिटीजन्स को मिलेंगे वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो इससे सोसाइटी में क्राइम रेट और ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज दोस द इनइक्वालिटी, जहां भी इफ देयर इज एन इनइक्वालिटी इन एनी सोसाइटी, इट इंक्रीजेस द क्राइम रेट इन द सोसाइटी। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं सोसाइटल जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपकी जेपरडाइज हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाएगी, और सोसाइटल बैलेंस बिगड़ गया तो ओवरऑल सोसाइटी का डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द सोसाइटल पार्ट, और यू कैन से कुछ एक एथिकल रीजंस भी, क्योंकि सोसाइटी एज सच एक इंस्टीट्यूशन है एथिक्स के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर भी आप उसका इंपैक्ट देख सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक पार्ट, तो यहाँ पर सोशल में आपने क्या लिखना है, एक्चुअल में माइग्रेशन आपका ज्योग्राफिकल पार्ट में आएगा। माइग्रेशन को मैं रिलेट करता हूं सोशल पार्ट से, देयर विल बी इंक्रीज इन डिस्क्रिमिनेशन अमंग दी पीपल, बिकॉज जो माइग्रेशन करके आएंगे उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर माइट बी अ चांसेस कि क्राइम रेट आपके जो एरिया है उसमें इंक्रीज हो जाए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर देयर विल बी राइज इन पॉवर्टी। राइज इन पॉवर्टी, व्हाई इज इट सो? देखिए आप समझिए इंडियन जीडीपी डिपेंडेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। कैसे?
आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 54% ऑलमोस्ट जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. नाउ इफ क्लाइमेट चेंज ऑकर्स दैट विल डिस्टर्ब द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एंड इफ इट डिस्टर्ब यानी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, तो इससे क्या होगा, जो 54% आपकी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा. नॉट जस्ट दैट, अब इससे एक और चीज समझिए, एग्रीकल्चर एक्ट एज कहीं ना कहीं बेस फॉर द नेक्स्ट सेक्टर दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. अब जैसे कॉटन की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, सिल्क इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, एंड देयर आर मेनी मोर इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर या फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे टी हो गया एंड कॉफी एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, सर्विस सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी. अब जब इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी तो देयर विल बी राइज इन पॉवर्टी, और पॉवर्टी राइज होगा तो डिस्क्रिमिनेशन, अगेन उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होगा. एंड जब डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होगा तो देयर इज अ चांस यहां पर आप सोशल लाइक टेंशंस वगैरह की जगह लाइक यू कैन यूज अ वर्ड नोन एज बाल्कनाइजेशन ऑफ नेशन. बिकॉज जब आप देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आई डोंट नो कितना टेक्निकली ठीक है ये पॉइंट, बट येट देयर इज अ कांसेप्ट इन पॉलिटी कॉल्ड, अब हम पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज अ कांसेप्ट इन पॉलिटी कॉल्ड सन ऑफ सॉइल, व्हिच मींस द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द पीपल व्हिच आर लोकल. जैसे कि आप देखते हैं महाराष्ट्र के केस में, सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट्स दैट द लोकल कम्युनिटी शुड गेट रिजर्वेशन और लाइक स्पेशल प्रिविलेजेस रादर देन दोज हु शिफ्टेड फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया. तो यहाँ पर कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कहते हैं कि भैया लोकल कम्युनिटी को ज्यादा रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार है, तो ये सन ऑफ सॉइल का ही तो कांसेप्ट है. अब देखिए जब आपके माइग्रेशन वगैरह आपको देखने को मिल रही है, नाउ पॉवर्टी होगी तो लोग काम की तलाश में गांव से शहरों की तरफ जाएंगे. देखिए आप एक बात समझिए, एग्रीकल्चर जो लाइक वी से रियल इंडिया रिजाइड्स इन दी विलेजेस. गांधी जी का कहना था कि असल भारत कहां पर रहता है, हमारे गांव में रहता है. अब अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो वो गांव से लोग चलकर शहरों की तरफ ही तो आएंगे काम धंधा ढूंढने के लिए. अब वहां पर भी तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, लाइक देयर विल बी माइग्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन विल स्टार्ट, सोशल इंपैक्ट वहां पर देखने को मिल रहा है. डिस्क्रिमिनेशन से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी. अब इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी देन देयर विल बी अ पॉलिटिकल टेंशन, बिकॉज सम लीडर्स विल सपोर्ट दी लाइक माइग्रेशन, माइग्रेटेड लोगों को सपोर्ट करेंगे एंड सम विल सपोर्ट दी अदर हाफ. अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि सोसाइटी में जो यूनिटी इंडिया की देखने को मिल रही थी दैट विल बी कहीं ना कहीं जेपरडाइज हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें इंपैक्ट पड़ेगा. साथ के साथ देश के विभाजन का कारण बन सकती है, जिसे हम बाल्कनाइजेशन बोलते हैं. बाल्कनाइजेशन कैसे, अब देखिए अगर जैसे हम बात करें नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लोग थे महाराष्ट्र में जाके रह रहे थे, अब उनकी पिटाई की गई, उनको वहां से खदेड़ा गया. अब अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो कहीं ना कहीं जो आपके नॉर्दर्न स्टेट्स के लोग हैं उनके मन में मराठियों के लिए गलत भावना आ जाएगी कि भैया ये तो वैसे तो हम पूरे सभी भारतीय भाई भाई हैं, बट एक्चुअल में ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं. तो जब कोई मराठी वहां पर विजिट करेगा तो उसको जैसे वाराणसी या किसी ऐसे एरिया में विजिट करेगा तो कहीं ना कहीं उसे परेशान करेंगे वो. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे देश के अंदर विभाजन हो सकता है, एक कारण बन सकता है उसका. तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपके सभी एस्पेक्ट के ऊपर इंपैक्ट करता है, वेदर इट्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, एवरीथिंग, एनवायरमेंट, ज्योग्राफिकल, सभी चीजों के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है. तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, यू हैव टू मेंशन 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड अलग अलग डायमेंशन से उठा के इन पॉइंट्स को लिखोगे तो आप इजीली मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में. तो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपके पास पॉइंटर्स ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, बट ये होना चाहिए आंसर जब आप लिख रहे हैं तो आप सिमिलर पॉइंट को वहां पर बार-बार रिपीट नहीं करेंगे. तो यहां से लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं. सबसे पहले देखिए ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम मींस एक ऐसा इकोसिस्टम जिसने अपने नेचुरल एसेंस को खो दिया है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको सभी को शायद पता हो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हम सेटल्ड कल्चर में नहीं रहते थे, लाइक महाजनपदास वगैरह, इनसे पहले की बात कर रहा हूं. व्हेन वी टॉक अबाउट आयरन एज और लाइक स्टोन एज और उस समय की बात कर रहा हूं मैं. तो उस समय क्या हुआ करता था, लाइक जंगल हुआ करते थे आपके. जैसे अगर हम बात करिए जैसे इंडिया है, मैं आपको ज्यादा अच्छा तो नहीं बनता वैसे खैर, बट थोड़ा सा आप आइडिया लगा के चलिए. यहाँ पर आपको मगध वगैरह देखने को मिलते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर अगर हम बात करें क्या थे, जंगल थे. आयरन एज आती है, यहाँ पर लोहे की जब धातुएं बनती हैं तो उससे कुल्हाड़ी बनती है, आरी वगैरह ये चीजें बनती है जिससे जंगल काटे गए. तो उससे पहले जो यहाँ पर जंगल देखने को मिलते थे दैट वाज अ नेचुरल वेजिटेशन, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन के कारण अब आपको यहाँ पर वो नेचुरल फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं. अब ये तो जस्ट एग्जांपल है आपकी सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार का. अगर आप हरियाणा और पंजाब का एरिया की बात करें तो एक टाइम पे इस एरिया में लाइक बिकॉज ऑफ दिस आप ये कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली जो इन्वेड किया जाता था, लाइक जो रागीर वगैरह है उनके ऊपर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऑर्डर दिए गए थे कि भैया इस पूरे जंगल को आप साफ कर दीजिए. तो यहाँ पर कुछ लोकल ट्राइब्स हुआ करती थी जो रेड्स वगैरह करके जो रागीर है उन्हें लूटा करते थे. तो उसके बाद ये पूरा जंगल यहाँ पर साफ कर दिया. अब आप देखिए आज की डेट में सिर्फ हरियाणा पंजाब में 10% या उससे कम एरिया में आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है. तो एक्चुअल में ये क्या है, बेसिकली ये आपको यही दर्शाना चाहता है कि भैया ये ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम है. सेम गोज विद द अदर पार्ट एज वेल. अगर आप बात करें वेस्टर्न घाट की, तो यहाँ वेस्टर्न घाट में क्या है, वेस्टर्न घाट में आपको वैसे तो बहुत अच्छे से एवरग्रीन ट्री देखने को मिलने चाहिए थे या शोला फॉरेस्ट देखने को मिलने चाहिए थे, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन अब यहाँ पर हम क्या उगाते हैं, कॉफी, हम क्या उगाते हैं, रबर, हम क्या उगाते हैं, कई जगह पे टी वगैरह भी हो सकता है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें इकोसिस्टम को ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद से हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो दैट इज ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम. अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें एक दिन में होती हैं, ये इट कैन बी लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कंप्लीटली एक एरिया की सब कुछ बदल गया. अब इसमें कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एक एग्जांपल आता है एग्रो इकोसिस्टम. एग्रो इकोसिस्टम क्या होता है, देखो एग्रो वर्ड से आपको समझ में क्या आ रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और वहां के इकोसिस्टम को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि कमर्शियल लेवल पे आप क्रॉप्स को उगा रहे हैं. जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इंडिगो उगाने के लिए हमें फोर्स किया था. तो दैट कमर्शियल जो आप कल्टीवेशन कर रहे हैं दैट इज एग्रो इकोसिस्टम. अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रमोट होता है मोनोकल्चर. मोनोकल्चर मींस एक ही क्रॉप आप उगाते हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत से पेस्ट वगैरह और वीड यहाँ पर इस एरिया में उगने लगेंगे. अब पेस्ट भी ग्रो करेंगे, वीड भी ग्रो करेंगे, साथ के साथ डिजीज वगैरह यहाँ पर फैलेंगी. तो इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो उतना ही यूज हो रहा है बट उसकी प्रोडक्शन लेवल कम हो गया.
तो अब प्रोडक्शन लेवल कम होने की वजह से ओवरऑल आप फर्टिलाइजर केमिकल्स वगैरह यूज करेंगे और उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन होगा तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजर वगैरह आप यूज कर रहे थे इनको पेस्ट को, वीड्स को और डिजीज को खत्म करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट रहती है वाटर की भी। तो वाटर ज्यादा यूज होगा तो उससे वाटर स्कार्सिटी आएगी। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि इससे बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। अब केमिकल यूज करने की वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कुछ आपके ऐसे फ्रेंडली इंसेक्ट्स हों जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो भी मरेंगे। साथ के साथ डिजीज की ससेप्टेबिलिटी क्रॉप्स की और ह्यूमंस की इंक्रीज हो जाएगी। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन देखने को मिलेगा। अब कई बार जब हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं तो इसकी वजह से सरफेस रन ऑफ होता है बारिशों के टाइम पे। सरफेस रन ऑफ की वजह से आप क्या देखते हैं, यूट्रोफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये एग्रो इकोसिस्टम की प्रॉब्लम्स है। ऐसे ही एक इकोसिस्टम और आता है जिसमें हम बात करते हैं प्लांटेशन की। प्लांटेशन मींस जैसे आप रबर प्लांट्स वगैरह को ग्रो कर रहे हैं, या आप कॉफी ट्रीज वगैरह को, या टी को, कुछ ऐसी प्लांटेशन आपकी क्रॉप्स वगैरह चल रही है, तो ह्यूमन मेड है, ठीक है जी। सिंगल प्लांट स्पीशीज को ही आप ग्रो कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि कैंपा फंड के अंदर क्या होता है, जनरली एक या दो स्पीशीज को हम ज्यादा प्रमोट कर देते हैं, तो वो भी एक तरह से प्लांटेशन फॉरेस्ट्री हुआ। तो कमर्शियली वाइबल क्रॉप्स को ही हम इसमें उगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में जानते हैं, या कम्युनिटी लैंड के ऊपर जैसे फॉरेस्ट्री होती है, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री अगर हम बोले तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए सफेदे का पेड़ है, आपने अक्सर देखा होगा कि खेतों में वही उगाया जाता है, खेतों के आसपास भी वही उगाया जाता है। और तो कितना ही वो हम कह लें कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है एनवायरमेंट पे, वाटर इंटेंसिव ट्री है, कहीं ना कहीं पानी ज्यादा इस्तेमाल करता है, बट येट ह्यूमंस इसी को ग्रो करते हैं बिकॉज कमर्शियली वाइबल है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, उसकी लकड़ को हम यूज करते हैं। और साथ के साथ जैसे आप जंगल साफ करते हैं, मैंने आपको एक प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे एक एरिया में, वहां पर उसे रिप्लेस करके कर्नाटक के नॉर्दर्न कन्नड़ वाले एरिया में, तो वहां पर उसे रिप्लेस करके टीक ट्री उगा रहे थे। अब टीक ट्री उगाने का मतलब है मोनोकल्चर, यानी कि पैथोजेंस वगैरह अटैक करेंगे, पैथोजन अटैक करेंगे तो पूरा आपका फॉरेस्ट ससेप्टेबल होगा डिजीज के, और इससे फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्दर कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे एक्वाकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्वाकल्चर क्या, देखिए जब आप आर्टिफिशियली किसी जैसे फिश की स्पीशीज को ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज एक्वाकल्चर, मतलब एक्वेटिक स्पीशीज को जब आप आर्टिफिशियल ग्रो कर रहे हैं। ये कमर्शियली जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उन्हीं का होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ये फिश है, ये फिश कमर्शियली कहीं बिक नहीं सकती, ना इसका मांस वगैरह यूज होता है, मैं इसको क्यों उगाऊंगा एक्वाकल्चर में। तो आर्टिफिशियली अगर मैं कल्टीवेट कर रहा हूं तो मैं उन्हीं चीजों को, उन्हीं स्पीशीज को करूंगा जिनसे मुझे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो बेनिफिट देखते हुए मैं दो तरह की एक्वाकल्चर को परफॉर्म करता हूं। वन विल बी योर फिश फार्म्स। फिश फार्म्स क्या है कि हम कल्टीवेशन कर रहे हैं फिशेस का एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, दैट कैन बी कोस्टल एरिया में भी हो सकता है और इनलैंड लेक्स में भी हो सकता है। अब कुछ एक चीजें होती है, फिश रेंचेस करके भी होती है एक चीज, ठीक है जी। फिश रेंचेस क्या होती है, देखो यहाँ पर तो आप थ्रू आउट फिश की स्पीशीज को जब तक बेच नहीं रहे हैं अपने साथ ही रख रहे हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि आप कैप्टिव में रखते हैं फिश को कुछ साल तक, जब वो थोड़ी ग्रो हो जाती है उसे लगून्स वगैरह में छोड़ देते हैं और वहां से वो अपने आप बाकी फिशेस वगैरह रिप्रोड्यूस करेंगी, तो फिश की जनसंख्या इंक्रीज हो जाती है। तो इससे आप बेनिफिट क्या है फार्मिंग और रेंचेस से, तो पहली चीज दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिलता है कि एफिशिएंसी इकोसिस्टम की इंप्रूव हो रही है। जो हमें चाहिए, जो हमें फिशेस चाहिए, हम उन्हीं को ग्रो कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि कई बार हम फिशेस को पकड़ने जाते हैं, जाल फेंकते हैं, जाल में हर मछली फंस जाती है। अब हर मछली जब जाल में फंसती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं भी है, हम उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी भी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे स्ट्रेस जनरेट होगा इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम डिप्लीट हो सकता था। बट अब अगर हम खुद ही इस चीज को प्रमोट करेंगे, खुद ही उगाएंगे, मतलब खुद ही उन फिशेस को पालेंगे, तो इससे इकोसिस्टम के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी कम होगा और जो स्पीशीज हमें चाहिए हमें वो भी इजीली मिल जाएंगी। साथ के साथ आपके इकोसिस्टम की, जैसे अगर फिश फार्मिंग कर रहा हूं मैं, तो इस इकोसिस्टम की यील्ड हाई है ना, क्योंकि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है उस हिसाब से पैसा मुझे मिलेगा। बट अगर मैं बात करूं जो मैं फिशिंग करने जाता हूं ओपन सी या ओशन में, उसमें इतना बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज मेरे को वहां पर बहुत सा एफर्ट करना पड़ेगा। नाउ क्वालिटी ऑफ फिश को भी हम इंप्रूव कर देंगे, बिकॉज अगर हम बात करें जो मुझे फिशेस चाहिए मैं उन्हीं को ग्रो करूंगा, तो बट ऑब्वियस है कि फिशेस की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओवर हार्वेस्टिंग जो हम देखते हैं कि डायनामाइट वगैरह लेके, या जो सी फ्लोर या ओशन फ्लोर या आपकी रिवर फ्लोर ट्रोलिंग नेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है इकोसिस्टम की, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा और ह्यूमंस का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू प्रमोट फिश फार्मिंग एंड फिश रेंचेस, और इनको इन टोटल क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर। बट इससे प्रॉब्लम भी है बहुत। प्रॉब्लम क्या है, देखिए सबसे पहले डीमेरिट्स में आए तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर मान लो कोई फ्लड वगैरह आ जाता है, तो जो आप एक्सोटिक स्पीशीज को पाल रहे हैं, जैसे अफ्रीकन कैटफिश के केस में हुआ था। अफ्रीकन कैटफिश हम नॉर्मली बेचने के लिए मार्केट में पाल रहे थे, कोई उसकी कमर्शियल वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है, और जैसे लोगों को एक्वेरियम में अच्छी लगती है। तो कैटफिश को जब हम पाल रहे थे तो फ्लड वगैरह आया तमिलनाडु और कर्नाटक वाले एरिया में, जिसकी वजह से ये जैसे जो आप फिश के लिए लगून्स वगैरह या आप ये कहते हैं फिश फार्मिंग वगैरह जो कर रहे थे आप, उससे वो निकल कर बाहर आ गई और बाहर आकर नॉर्मल नदी और पाउंड में मिल गई। तो इससे जो लोकल वैरायटी है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है इनकी वजह से। दूसरी चीज, वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज फिश का वेस्ट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम फिशेस को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए पाल रहे हैं, तो फिशेस वेस्ट ज्यादा निकालेंगी, वेस्ट निकालेंगी तो इससे प्रॉब्लम रहेगी। साथ के साथ पेस्टिसाइड वगैरह जो पानी में जाता है, इससे भी वो सेंसिटिव है। अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह के कॉन्टेक्ट में आते तो लाइक फिशेस मर सकती है, और चांस है कि कंटामिनेशन हो जाए आपके वाटर का, बिकॉज फिश को पालने के लिए कई बार हम कुछ केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब इन केमिकल को अगर हम वाटर बॉडीज में ड्रॉप करेंगे तो इससे पूरी वाटर बॉडी का पोल्यूट होने का चांसेस है। तो दैट इज देयर। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपने शायद एक्वापोनी के बारे में सुना हो। एक्वापोनी इज अ टेक्निक जहां पर आप फिश को भी पाल रहे हैं, साथ के साथ लाइक मुर्गी को भी पाल रहे हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा, जैसे मुर्गी पाल रहे हैं, ठीक है जी, मुर्गी को दाने डालेंगे। अब मुर्गी जो अपना स्टूल वगैरह पास करेगी, ये पानी में गिरेगा, ये पानी में गिरे हुए इनकी स्टूल को फिशेस खाएंगे, बिकॉज फिश के लिए वो फूड का काम करती हैं, और फिश अपना लाइक जो मटीरियल वगैरह रिलीज करेंगी, और इस वाटर को हम फिर स्टोर करेंगे और इसके ऊपर हम ग्रो करेंगे प्लांट्स वगैरह, जिससे प्लांट्स को खाद वगैरह मिल जाएगी और एक्चुअल में वाटर फिल्ट्रेशन भी कुछ हद तक हो जाएगी। बाकी बची हुई वाटर को फिल्टर करके वापस हम इसी तरह से रेगुलेट करते रहेंगे। तो एक्चुअल में हम एक ही साथ तीन चीजें प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज एक्वापोनी, और इससे कंटामिनेशन के भी चांसेस कम है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इंपैक्ट कम रहेंगे। अब आगे बात करते हैं डैम एंड रिजर्वायर स्ट्रक्चर्स की। देखिए बेसिकली डैम का पर्पस क्या है, ताकि हम स्टोर कर सके वाटर।
अब ये वाटर हो सकता है इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो सकता है हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे फ्लड कंट्रोल में आपका डैम जो है बहुत हेल्प करते हैं। फ्लड कंट्रोल कैसे? जैसे एक्सेसिव वाटर को हम रिजर्वायर में स्टोर कर सकते हैं जिससे फ्लड कंट्रोल हो जाएगा। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी काफी चीप रहती है और जिसकी वजह से हम रीजनेबल कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर मैंने आपको बताया, साथ के साथ आप इरिगेशन पर्पसेस के लिए और रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए भी डैम का या रिजर्वायर का क्रिएशन करते हैं। अब रिक्रिएशन पर्पसेस कैसे? एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, शायद आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं। चंडीगढ़ में एक लेक है जिसका नाम है सुखना लेक। बेसिकली ये लेक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए ही तो है, टूरिज्म के लिए ही तो है। तो यहां पर आप इस तरह की चीजों के लिए भी डैम और रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बट एक्चुअल में क्या ये डैम इतने ही अच्छे हैं? क्या इनमें कोई बुराई नहीं है? तो यस, यकीनन देयर इज वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद देम। फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड व्हाई इट इज ऑकरिंग हियर? आप एक चीज समझिए कि जब हम अपर कैचमेंट एरिया में कभी रिजर्वायर को क्रिएट करते हैं, इन दिस पार्ट इफ वी कंस्ट्रक्ट डैम, वी बेसिकली डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ द वाटर। इकोलॉजिकल फ्लो को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो इससे डाउनस्ट्रीम एरिया में जो आपको फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिलती थी वो नहीं मिलेगी, बिकॉज द फ्लो ऑफ वाटर विल बी लेसर, क्योंकि पानी का फ्लो क्या है, कम है। सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, आप जब इस एरिया की बात करते हैं तो यहां पर आपके काफी सारे न्यूट्रिएंट इस रिजर्वायर के अंदर रुक जाते हैं। अब रिजर्वायर के अंदर न्यूट्रिएंट रुक गए तो नीचे वाली जो स्पीशीज हैं उन्हें फूड नहीं मिल पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ विच दे विल स्टार्व टू डेथ, कहीं ना कहीं वो भूखे मर जाएंगी। थर्ड थिंग, डाउनस्ट्रीम में टेरेस्ट्रियल पार्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंग्रोव्स वगैरह में देखने को मिलते हैं जहां पर रिवर इकोसिस्टम मीट करता है आपके ओशन से, बट व्हाट इफ देयर इज लेसर अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू देम। जैसे हम बात करें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, अब पानी को हम डाइवर्ट कर देंगे तो पानी आपका समुद्र में कम जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंग्रोव जैसे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम विल बी वैनिश्ड। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सा बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिलता है। अब सेकंड प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है? सेकंड प्रॉब्लम आती है डिस्प्लेसमेंट की। व्हाई इज इट सो? अभी इन सभी को ना मैं सोशल वगैरह इन सभी एस्पेक्ट से भी कवर करूंगा, बट अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम चलेगी। डिस्प्लेसमेंट कैसे? इफ वी टॉक अबाउट जो आपका केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, आर पीपल बीन कहीं ना कहीं डिस्प्लेस किए गए हैं इसमें? यस, डेफिनेटली इट्स देयर। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों को डिस्प्लेस करने की यहां पर भी बात की गई है। तो एक्चुअल में व्हेन वी हैव दिस थिंग कि व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ रिजर्वायर और डैम, अ लॉट ऑफ एरिया, बहुत सा एरिया हमारा सबमर्ज हो जाता है वाटर के नीचे, पानी के नीचे सबमर्जेंस देखने को मिलती है आपको, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप क्या देखते हैं कि आपको जानवरों को भी डिस्प्लेस करना पड़ता है एंड ह्यूमन लाइफ को भी, ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कैन बी राइज ऑफ सोशल टेंशन अमंग दी पीपल एंड सोसाइटी में। जब आपका डिसबैलेंस क्रिएट होगा, इनइक्वालिटीज वगैरह इंक्रीज होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसकी वजह से इंडिया की यूनिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। Now goes with the third point, ecological flow. What do you mean by ecological flow? Means the amount of water which is like you require, minimum amount of water which you require to maintain the aquatic ecosystem. तो यहाँ पर ecological flow आपका डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से भी biodiversity losses होंगी। तो you can relate first and third point. Then decrease in the downstream nutrient that I have told you, जो biodiversity के लिए major cause बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि like इन 3-4 पॉइंट्स को एक साथ लिख के एंड इसके बाद आप डायरेक्टली से लिंक कर दो एक साथ, तो that can be there. देन इसके अलावा डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यू माइट हैव हर्ड अबाउट सोलापुर वाला एरिया में महाराष्ट्र में एक अर्थक्वेक आया था आज से काफी साल पहले। तो जो अर्थक्वेक है वो डैम के कारण आया था, बिकॉज डैम आपकी रॉक सिस्टम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि लाइक ये जैसे मान लीजिए आपके एक रॉक सिस्टम है, अब इसके ऊपर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन, तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द रॉक सिस्टम। द रॉक सिस्टम विल ट्राई टू बेंड एज फार एज पॉसिबल, जहां तक उससे लाइक प्रेशर झेला जाएगा वो रॉक सिस्टम झेलेगी, बट द मोमेंट द प्रेशर इज बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी, द रॉक विल क्रिएट अ फॉल्ट। मतलब यहां पर उनकी जो आप ये कह सकते हैं क्षमता से बाहर है, जब जो वजन है, जो भी आपने स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किया, तो उस समय आपकी रॉक के अंदर दरारें डेवलप होती है जिसे हम फॉल्ट कहते हैं, और इन दरारों के अंदर से आपकी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ये जो आपका रॉक सिस्टम है कुछ इस तरह से बेंड करेगा और पोजीशन के हिसाब से जो एनर्जी डेवलप होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी इन क्रैक्स में से जब रिलीज होगी तो इसी को सिस्मिक एनर्जी का नाम दिया गया और इसी को अर्थक्वेक का नाम दिया गया। अब यहाँ से सबसे पहले आपकी बॉडी वेव जनरेट होगी, देन योर आपकी सरफेस वेव, एंड इट विल क्रिएट अ कैटास्ट्रॉफी इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि सैलिनाइजेशन जो है सॉइल की वो काफी इंक्रीज हो सकती है। अब ऐसा क्यों? सैलिनाइजेशन इंक्रीज होने का कारण ये है कि जैसे मान लीजिए एक आपका पंजाब का एरिया ले लीजिए आप, यहाँ पर हम इरिगेशन के लिए कैनल वगैरह डेवलप करते हैं। अब होता क्या है कि हम एक्सेसिव वाटर को फ्लड कर देते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में। अब बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग ऑफ वाटर प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपके लाइक सॉइल है इसमें वाटर सॉल्युबल मिनरल्स थे, एक समय के लिए तो पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, बट जैसे ही सूरज चमकेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, ये पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो नीचे मिनरल्स गए हुए थे वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वापस ऊपर टॉप सॉइल में मिलेंगे। अब इस वजह से सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल विल इंक्रीज। साथ के साथ अब जब आप जमीन को सैलिनाइज कर देंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इनपुट कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि एग्रीकल्चर एक्सपेंसिव होगी और लोगों को इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम मिलेगी। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं लोग फिर किसानी छोड़कर और प्रोफेशन की तरफ जाएंगे और इससे इकोनॉमिक डिसरप्शन क्रिएट हो सकती है। तो दैट इज देयर। उसके साथ साथ आपको याद रखना एजिंग के साथ साथ जैसे ही ये डैम आपके पुराने होंगे, जैसे मैं आप बात करूं तो लगभग 5200 डैम आपको भारत में देखने को मिलते हैं और इसमें से 1100 डैम ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा बूढ़े हैं। अब इनमें क्या होता है, सिल्टेशन देखने को मिलती है, लाइक गाद नीचे जमा हो जाता है। गाद जब नीचे जमा होता है तो जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, इस ग्लास के नीचे मिट्टी भरी हुई है, ऊपर पानी की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। पहले जितना पानी यहाँ पर आया करता था, जैसे मान लीजिए 250 ml आया करता था, अब गाद जमा होने के कारण इसमें पानी आ रहा है 200 ml, तो ये 50 ml जो एक्सेसिव ये स्टोर किया करता था अब ये बाहर जाएगा तो इससे फ्लडिंग क्रिएट होगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकती है। अब इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा बेटर वे में समझा देता हूँ। अब बात की जाए डैम की, तो डैम के जो रीजंस हैं, जैसे ये जो हम पढ़ रहे थे लाइक डिसएडवांटेजेस, इनको हम सोशल पॉलिटिकल इन एंगल से अब कवर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट गोज विद द सोशल पॉइंट।
social point में if we talk about, there will be migration, there will be migration, and because of which, इसका reason क्या था? Because of displacement. If we have migration due to displacement, there will be increase in discrimination. मीन्स अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया सोशल डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में बढ़ जाएगा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, तो दिस इज अ सोशल पॉइंट. अब साथ के साथ अगर इकोनॉमिक पॉइंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट से ही जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक पॉइंट, बिकॉज पीपल्स लाइवलीहुड, जैसे हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें, दे आर मोर डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, एंड बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देयर लाइवलीहुड विल बी इंपेक्टेड. एंड इफ दैट्स सो, हम क्या देखते हैं कि भैया पॉवर्टी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी. तो मीन्स इकोनॉमिक एंगल पे अगर हम जाते हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन का लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट क्यों पड़ता है? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होती है, फॉरेस्ट के ऊपर उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट था, इसकी वजह से ये पॉवर्टी में चले जाएंगे. पॉवर्टी में जाएंगे तो बट ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा आपका एनहेंस होगा. अब जैसे ही आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होता है, तो लेट्स कम टू द पॉलिटिकल पॉइंट. पॉलिटिकल पॉइंट में हम क्या कहेंगे? दैट देयर कैन बी अ चांस दैट यूनिटी ऑफ इंडिया कैन बी इन डेंजर. क्यों? क्योंकि देखिए जब डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होगा तो पीपल विल फील लाइक कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दे विल कम इनटू लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इंडल्ज हो सकते हैं, या एक सोशल मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो सकती है. और जहां पर बाइकआउट वगैरह चल रहा है या कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप ओवरऑल देखते हैं कि सोसाइटी के जो फाइबर है, दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जिसकी हम बात करते हैं, दैट यूनिटी पार्ट वेंट मिसिंग, और जिसकी वजह से आप एक्चुअल में सोसाइटी में प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं जन्म देखते हैं. देन इफ वी टॉक अबाउट, वी हैव द एनवायरमेंटल पार्ट एज वेल. एनवायरमेंटल पार्ट क्या है? और इससे जैसे यूनिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो यू कैन हैव दिस थिंग कॉल्ड बाल्कनाइजेशन ऑफ नेशन. मींस देश के टुकड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में यूनिटी नहीं देखेंगे तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. देन इफ वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल फ्रंट, देन देयर कैन बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैन बी इन एक्वेटिक पार्ट, टेरेस्ट्रियल पार्ट. इन एक्वेटिक पार्ट में आप लाइक इकोलॉजिकल फ्लो के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल फ्लो के बारे में बात करेंगे. एनवायरमेंटल फ्लो मींस की द प्योरिटी ऑफ वाटर शुड बी इंश्योर्ड, दैट देयर शुड बी नो पोल्यूशन एट ऑल, लाइक द मिनिमम बेयर स्टैंडर्ड ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन. तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पानी के अंदर ज़्यादा गंदगी ना हो. तो अगर गंदगी नहीं होगी तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिशेस वगैरह को प्रॉपर मिलेंगे, फिशेस आपकी ग्रो करेंगे, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल पार्ट इसका बता दिया. देन वी कैन गो टू द ज्योग्राफिकल पार्ट. ज्योग्राफी में भी हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, एंड ज्योग्राफी में इटसेल्फ नेचुरल क्लाइमेटी में भी हम फोकस कर सकते हैं. तो एग्रीकल्चर को मैं अलग लेके चल रहा हूँ. लाइक एग्रीकल्चर की आप इनपुट की कॉस्ट के बारे में बात की थी, सैलिनाइजेशन के बारे में बात की थी, दोस 2 पॉइंट यू कैन कवर ओवर हियर. देन इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल पॉइंट, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट में आप डिजास्टर मैनेजमेंट में डाल सकते हैं इसे. यू कैन गो विद दी दिस पार्ट, जिसे हम कहते हैं फ्लडिंग पार्ट, क्योंकि एजिंग के साथ वो फ्लडिंग इंक्रीज होगी. एंड दूसरी चीज जो आप यहाँ पर बता सकते हैं, डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. तो ये 2-3 चीजें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लैंड डिग्रेडेशन. अब लैंड डिग्रेडेशन को समझ के वी विल एंड आवर टॉपिक. लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? देखिए आप एक ट्रायंगल लीजिए, ठीक है जी. जब आप देखते हैं एनवायरमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ लाइक जो आपकी सॉइल है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ गया, या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में कुछ चेंज आ गया, या केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ गया, तो इसे कह देते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन. एग्जांपल के तौर पे फिजिकली चेंज क्या होता है? आपने चंबल या बैडलैंड टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में. चंबल क्या है? चंबल में आपको लाइक गली इरोजन देखने को मिलती है, वहां पर आपको वादियास देखने को मिलती है. अब वहां का जो लैंड है दैट इज नॉट गुड फॉर योर एग्रीकल्चर, बिकॉज जो गली इरोजन की वजह से काफी सारी सॉइल आपकी रिमूव हो चुकी है, टॉप सॉइल एंड ऑल, तो जिसकी वजह से सॉइल के अंदर डायसेक्शन देखने को मिल रहा है. जैसे ऐसा कुछ एरिया आपको देखने को मिल रहा है. अब ऐसे एरिया पे एग्रीकल्चर परफॉर्म करना, जैसे एग्जैक्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो एग्रीकल्चर परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दैट्स व्हाई ये एक प्रॉब्लम है, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर द लैंड डिग्रेडेशन पार्ट. देन सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी और pollution, these are the 3 points that you can remember under the chemical. अब salinity means that saline nature of your soil, means यहाँ पर नमक का कंटेंट, हेवी मिनरल्स का कंटेंट इंक्रीज हो चुका है. सेम गोज विद द अल्कलाइनिटी, जहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स का जो सॉइल के अंदर है वो ज़्यादा मिल रहे हैं. सेम एसिडिक भी हो सकती है, आपकी जो सॉइल है उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा मिल सकता है. तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, सैलिनिटी एंड अल्कलाइनिटी. एंड थर्ड चीज़ जो पोल्यूशन के बारे में बात करता हूँ, दैट इज कि आपने शायद कोई अंबाला गया हो, कोई बठिंडे का हो, कोई ऐसे एरिया का बिलोंग करता हो जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलती है, मथुरा एंड ऑल, तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं जमीन में थोड़ा ऑयलीनेस रहता है लाइक मिट्टी के अंदर. तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये पोल्यूटेंट ही तो है. जैसे कहीं पर अगर आप कार की रिपेयर वगैरह की शॉप देखते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है. लास्ट थिंग इज बायोलॉजिकल लाइक जो इंपैक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि वेजिटेशन कवर कम हो सकता है, या जो फ्रेंडली आपके माइक्रोब्स जो देखने को मिलते थे सॉइल में उनकी मौत होगी हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं. तो ओवरऑल अगर डेफिनेशन की बात करें, मींस सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है. सॉइल की जो क्वालिटी है दैट इज डिटोरेटिंग बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस. और अब इसमें रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो इट कैन बी इम्प्रॉपर यूज हो सकता है. जैसे यूजुअली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, पेस्टोरल एक्टिविटीज जो ग्रेजिंग वगैरह हम करते हैं उसकी वजह से लाइक सॉइल कवर रिमूव हो जाता है, सॉइल कवर रिमूव होने की वजह से इरोजन देखने को मिलती है. इट कैन बी इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन, एनीथिंग. तो जब आप ऐसा देखते हैं कि भैया लैंड की या सॉइल की जो क्वालिटी है एक्चुअल में जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उससे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, दैट इज कमिंग अंडर द टर्म लैंड डिग्रेडेशन. इट इज अ सीरियस थ्रेट, बिकॉज कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है. अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए इसके पीछे रीजन ये है, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिलेंगे. अब इसकी जैसे रेनफॉल पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा तो फ्रीक्वेंटली ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फ्लड आ गया, फ्लड आया तो टॉप सॉइल आपकी रिमूव होगी बिकॉज ऑफ लाइक शीट इरोजन, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. देन ड्रॉट आ गया तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि वाटर के लाइक सॉइल के अंदर मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी कम हो जाएगी. अगर आपकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम है तो इससे पैदावार के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और सॉइल और ज़्यादा बंजर होती जाएगी. तो अगर हम बात करें कि स्पेस से डेजर्टिफिकेशन दुनिया में बढ़ रहा है, तो रिसेंट 10 सालों में इट इज एक्सेलरेटिंग विद 30 to 35 टाइम एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल ईरा. अब थार डेजर्ट की बात करूं तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो थार डेजर्ट हम देखते हैं ये पाकिस्तान और हमारे पास है जो 0.5 किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, वाइड हो रहा है.
दुनिया का एटलीस्ट 25% हिस्सा, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। जैसे अगर आपको जैसे अफ्रीका का पता होगा, यहाँ पर आपको डेजर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, आपने कोल्ड करंट्स वगैरह देखे होंगे ना, जहाँ भी कोल्ड करंट देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ग्रेट डेजर्ट देखने को मिलता है वहाँ पे, देन नाबीबी डेजर्ट यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है, यहाँ पर सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाता है, पैटागोनियन, एटाकामा, कैलिफोर्निया, सो मेनी डेजर्ट्स आर देयर, थार डेजर्ट, ईरान में डेजर्ट है, सऊदी अरेबिया वगैरह, इन सभी कंट्रीज में डेजर्ट है। तो ऑलमोस्ट ग्लोबली 25% एरिया जो है हमारा, दैट इज कमिंग अंडर द डिग्रेडेड पार्ट। लास्ट 20 सालों में हमने इस तरह का कुछ ट्रेंड देखा है। और ये जो 25% एरिया जो हम कह रहे हैं कि ये डिग्रेड हो रहा है, इस तरह का लाइक डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके ऊपर लगभग 1000 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं। अब अगर इतने ज़्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट, अगर हम बात करें पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सभी चीज़ों के ऊपर पड़ेगा और इसकी वजह से दुनिया में बहुत अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंश्योर कि लैंड डिग्रेडेशन को हम रिवर्स कर सकें। अगर करंटली हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20% एरिया तो पहले से ही डेजर्ट है दुनिया का, जो मैंने आपको डेजर्ट्स के एरिया के नाम लिए। 25% वनरेबल है, वो आने वाले टाइम में डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो टोटल 45 यानी 1/2 ऑफ द लैंड इज टोटली लैंड डिग्रेडेड। कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब ये जो 20% एरिया की मैंने बात की है, तो इस 20% एरिया पे 13% लोग रहते हैं, मतलब इन डेजर्ट्स एरिया में। तो आप ये सोचिए 13% लोग, ये दुनिया का मतलब दुनिया का इन द सेंस कि भैया 100 बिलियन की, मतलब 7 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, 7 बिलियन में से 7 बिलियन की 13% लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब उसके अलावा 1000 मिलियन और जोड़ दीजिए, तो ये दिस नंबर इज गेटिंग रियली रियली वास्ट। और अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्रॉब्लम बढ़ेगी कैसे? क्योंकि आने वाले समय में लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। अब खाने को नहीं मिलेगा तो इससे लाइक इफ वी टॉक अबाउट कि द सोशल डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर। सोशल डिस्प्लेसमेंट की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नॉट जस्ट ऑन द रीजनल बेसिस, ओवरऑल भी इंक्रीज होगी। अब जैसे कई लोग अफ्रीका से भाग के यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स वैसे देखने को मिल सकती है हमें। अब जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसकी वजह से सोशल टेंशन उस एरिया में और ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है। तो इन जनरल हमें ये समझना होगा कि जो लैंड डिग्रेडेशन है दैट इज नॉट गुड फॉर द पॉलिटिकल सेक, इकोनॉमिक सेक, आपकी एग्रीकल्चर के हिसाब से, एंड ऑल्सो फॉर द सोशल। मीन्स हर एंगल पे वो इंपैक्ट कर सकते हैं। एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स कल के लेक्चर में। जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने देनी थी इसकी। कल के लेक्चर में वी विल लुक फॉरवर्ड टू कि क्या रीजन से कॉजेस के ऊपर जाएंगे, सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे, एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट लैंड डिग्रेडेशन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।